हाँ देखो पेपर नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड में आपको पूछा कि करेक्ट सेंटेंसेस कौन से हैं। तो पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें एक तो ये गलत है, अब्रप्टली नहीं होना चाहिए, अब्रप्ट होना चाहिए, डिसीजन यहाँ पे नाउन दे रखा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एक गलती। अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो अब्रप्टली का मतलब सडनली है तो नोट कर लेना। तो कमिटी का जो अब्रप्ट डिसीजन है, अचानक से निर्णय है क्या करने का, टू पोस्टपोन द रिफॉर्म्स इनडेफिनेटली, कि जो सुधार हैं उनको स्थगित करने का, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। तो ये डिसीजन जो है इसकी वर्ब दे रखी है यहाँ पे, हैव के स्थान पे हैज आएगा। उस डिसीजन ने क्या कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है पब्लिक डिस्ट्रस्ट को, मतलब लोगों के अविश्वास को, और किस में, अमंग यंग वोटर्स, जो युवा मतदाता हैं उनके बीच। क्योंकि अमंग दे रखा है इसका मतलब एक की बात नहीं कर रखी, एक से ज्यादा की बात कर रखी है। तो 3 पार्ट्स में एरर थी, केवल 2 ही बचा, तो ओनली 2 आंसर आएगा। नंबर 2, नीदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज। एक तो आपको पता है कि नीदर के साथ में कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो नोर का प्रयोग हम करेंगे, तो यहां आएगा नोर। नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉइज वॉज विलिंग। अब एम्प्लॉइज यहां पे प्लूरल है, आपको ये भी पता है कि नोर के बाद वाला जो शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ईदर और में, नीदर नोर में, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो बाद वाला शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो बाद वाला शब्द यहाँ पे एम्प्लॉइज था, तो एम्प्लॉइज के साथ यहाँ पे आएगा वर। 2 गलतियां। ऑन द इश्यू डेस्पाइट ओव, डेस्पाइट में ओव नहीं आता है, ये गलत था। और लास्ट वीक होगा, लास्ट वीकली नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो सब कुछ गलत है, तो इसका मतलब आंसर जो है ऑल रॉन्ग आएगा, 5 नंबर आंसर आएगा। इसको रिपीट कर देता हूं, क्या मतलब है कि ना ही तो मैनेजर और ना ही कर्मचारी इच्छुक थे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए उस मुद्दे पर, किसके बावजूद, बार बार की गई चर्चाओं के बावजूद। पिछले वीक बहुत बार चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुए। नेगोशिएशंस का मतलब होता है डेलिबरेशन या डिस्कशन, डिस्कशन या डेलिबरेशन, चर्चा। तो बार बार हुई चर्चा के बावजूद ना तो मैनेजर यहां पे विलिंग था और ना ही एम्प्लॉइज विलिंग थे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उस मामले पर। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, द डिप्लोमेट्स केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट वॉज इंडेटेड टू। तो यहां पे कह रहा है इंटेंडेड टू। डिप्लोमेट का जो केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट था, केयरफुली वर्डेड का मतलब यहां पे ये हो गया कि बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुल तरीके से जो शब्दों में बांधा गया स्टेटमेंट था, उसका उद्देश्य था टेंशंस को ऐसा करना 2 नेशंस के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच। तो डिप्लोमेट तो होता है राजनयिक, राजनयिक के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट में उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया। उस स्टेटमेंट का उद्देश्य था क्या करना, टेंशन को कम करना। अब चूंकि सोच को देखो कि जो अच्छे से, सही से, केयरफुल होकर कोई बात कह रहा है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और पॉजिटिविटी लेकर आएगा तो यहां पे एग्जैसरबेट जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब होता है वर्सन करना, बदतर करना। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठुकराना, डिनाई करना, नकारना। और प्रोवोक का मतलब होता है इंसाइट करना, उकसाना या भड़काना। ठीक है, प्रोवोक तो इंसाइट है, रेप्यूडिएट का इनकार करना है, एग्जैसरबेट का वर्सन करना है, एलिविएट बचा। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, लेसन करना, रिड्यूस करना। तो यहां पे कह रहा है टेंशन कम करने की बात कर रहा है, टेंशन कम करने की बात कर रहा है, तो आपका आंसर बी आएगा, एलिविएट। समझ में आ गई बात। नंबर 4, ऑल्दो द प्रपोजल अपीयर्ड इनोवेटिव। अब ये ऑल्दो वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें दोनों चीजों को देखना चाहिए आपको कि जो रिजल्ट यहां पे है, अगर यहां पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव आएगा, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये कह रहा है ऑल्दो द प्रपोजल अपीयर्ड इनोवेटिव, हालांकि जो प्रस्ताव था वो ऐसा लगा कि इनोवेटिव था, ऐसा लगा कि नया प्रस्ताव था कुछ। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट, लेकिन फिर भी आलोचक जो लोग थे जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्होंने तर्क दिया कि इट मेयरली डैश एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, कि इस प्रस्ताव ने केवल और केवल एक ही काम किया है, जो भी वर्तमान में असमानताएं हैं, जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है, उनको ऐसा किया है। तो हालांकि इनोवेटिव था तो पॉजिटिव साइन हो गया। अब यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इसने केवल और केवल एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को ऐसा किया है। तो देखो रेक्टिफाई पॉजिटिव वर्ड है, रेक्टिफाई का मतलब होता है
करेक्ट करना, सही करना, नहीं पता हो तो नोट करना। रेक्टिफाई शब्द का मतलब होता है सही करना, करेक्ट करना। ऑब्सक्योर नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब है धुंधला करना, अस्पष्ट करना, मेक अनक्लियर, मेक अनक्लियर, अस्पष्ट करना। डिसमेंटल शब्द है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या टेयर डाउन, नष्ट करना, ढहाना, टुकड़ों में तोड़ देना। और इंटेंसिफाई का मतलब है और ज्यादा बढ़ा देना, कोई चीज को वर्सन कर देना, ऐसा मान लो। ठीक है, एग्जसरबेट का सिनोनिम मान लो यहां पे। तो यहां पे आंसर जो है आपका इंटेंसिफाइड आएगा, क्योंकि ये कह रहा है हालांकि प्रस्ताव ऐसा लग रहा था कि इनोवेटिव है, फिर भी आलोचकों ने तर्क दिया कि ये प्रस्ताव केवल और केवल वर्तमान में जो असमानताएं हैं उसको और इसने बढ़ाया है, इसलिए आपका जो आंसर है वो इंटेंसिफाइड है। अगला, इन्वेंट्री शब्द का सिनोनिम बताना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री शब्द जो है इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ गुड्स, या फिर आप कह सकते हो आइटम्स। वस्तुओं की सूची को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इसका मतलब अब स्टोर जो होता है, संग्रह स्थल जो होता है, यूं कह सकते हो जितनी चीजें हैं बहुत सारी, उनको सामूहिक रूप से आप इन्वेंट्री बोलते हो। तो स्टॉक पाइल का मतलब यही है। फ्रेजाइल का मतलब वीक होता है, कमजोर होता है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होती है, लैक। और डिस्कवरी का मतलब खोज है, तो आपका आंसर आएगा बी। अगला है रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बाउंस बैक करने की क्षमता, एबिलिटी टू बाउंस बैक, बाउंस बैक करने की जो क्षमता है, डिफिकल्टीज के बाद में फिर से ट्रैक पर आने की क्षमता है, उसको बोलते हैं रिजिलियंस। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रिजिलियंट टाइप के, ये मुश्किल हालातों को बढ़िया से फेस करते हैं और उसके बाद में वापस से सही स्थिति प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रिजिलियंट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजिलियंस। तो इसके लिए जो आंसर है वो टफनेस है। ऐसे व्यक्ति बहुत टफ होते हैं, ठीक है, मुश्किल हालातों को झेल जाते हैं। स्टबर्न का जिद्दी होता है, ये तो पता है आपको। स्टबर्न को ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं। फ्रेजिलिटी का मतलब कमजोरी होता है, वीकनेस बोल सकते हैं। ये फ्रेजाइल से बना है। फ्रेजाइल एडजेक्टिव था और फ्रेजिलिटी जो है वो नाउन है, ठीक है, कमजोरी। या ब्रिटलनेस भी कह सकते हैं, क्षण भंगुरता। अब एंटोनिम बताना है आउटपेस। आउटपेस का मतलब होता है आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाना। तो सरपास इसका सिनोनिम है, आगे निकल जाना। आउटस्ट्रिप इसका सिनोनिम है, आगे निकल जाना। सिंपैथेटिक का कोई मतलब नहीं है यहां वाले कॉन्टेक्स्ट में। सिंपैथेटिक सहानुभूति जताने वाला व्यक्ति, तो आपका आ जाएगा लैग, पिछड़ना। लैग बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। अगला है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, और व्यवहारिक है मतलब जो चीज होने योग्य है, जो वर्केबल है, इसको आप कह सकते हो फिजिबल। जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, जो वर्केबल है, जो करने योग्य है, जो होने योग्य है। तो इसका मतलब आइडियलिस्टिक, आदर्शवाद। आदर्शवाद में सब चीजें कल्पनाओं में रहती हैं, वो चीजें धरती पर नहीं आती हैं। रियलिस्टिक, यथार्थवाद, ये इसका सिनोनिम है। प्रैक्टिकल, ये सिनोनिम है। सेंसिबल, समझदार, तो ये यहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता। अगला देखो नंबर 9। नंबर 9 और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हालांकि थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया कि आपको ये वाला पार्ट जो है ये अंडरलाइन करके देना चाहिए था, और यहां पर भी कुछ करके वो अंडरलाइन करके देना चाहिए था। इसको तो ब्लैंक वाला क्वेश्चन मान लो और इसको ऐसे मान लो। तो इंडेटेड में टू ही लगता है, इसका मतलब होता है आभारी होना, थैंकफुल होना। तो थैंकफुल होता तो भी टू ही आता, इंडेटेड में भी टू ही आता है, ग्रेटफुल में भी टू ही आता है। ये लिख लेना, थैंकफुल के साथ या ग्रेटफुल के साथ या इनडेटेड के साथ, इन सब के साथ टू ही आता है। इन सब का मतलब होता है आभारी होना, ऋणी होना, ठीक है, कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना। तो यहां पे कह रहा है श्याम जो है वो कर्जदार है आपका, आपके सहायता के लिए। तो टू यहां पे ठीक बैठ रहा है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट में जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है द कंपनी इज कमिटेड। कमिटेड के साथ क्या लगेगा ये समझ लो यहां पे कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ना होके फिल इन द ब्लैंक वाली कैटेगरी मान लीजिए। तो कमिटी जो है प्रतिबद्ध है, तो कमिटेड के साथ में टू लगता है, और कमिट टू के बाद में आईएनजी लगता है। ऐसा मत सोचना कि टू के बाद में आईएनजी तो लगेगा नहीं, कमिट टू, टू के बाद आईएनजी लगेगा यहां पे।
जब टू किसी फ्रेज का हिस्सा होता है, जैसे कमिट के साथ जुड़ा हुआ है, या की के साथ जुड़ा हुआ है, या प्रोन के साथ जुड़ा हुआ है, या लुकिंग फॉरवर्ड टू में है, या विद अ व्यू टू में है, तो इन सब में क्या है, ये फ्रेज का हिस्सा है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रही है, प्रीपोजिशन के साथ आईएनजी लगता है, इसलिए आईएनजी लगता है यहां पे। तो ये कह रहा है कंपनी प्रतिबद्ध है क्या करने में, समान अवसर प्रदान करने में, किसको, सभी एम्प्लॉइज को। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि एक नया मिल गया हो आपको। अब प्लीजेंट स्मेल दैट कम्स आफ्टर द फर्स्ट रेन इज कोल्ड, पहली बारिश के बाद जो सुहानी सी खुशबू आती है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रिकॉर। पहली बारिश के बाद जो खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू मान लीजिए, उसको बोलते हैं पेट्रिकॉर। कैकोफनी जो होता है वो कर्कशता को बोलते हैं, हार्श साउंड को बोलते हैं, हार्श साउंड। कैकोफनी का मतलब होता है कर्कशता। सीजजी का मतलब बताया था मैंने, पिछले बार भी आया था कि एक ही लाइन के अंदर खगोलीय पिंडों का आना, अलाइनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, उसको सीजजी बोलते हैं। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। लिमरेंस शब्द जो है ये एक प्रकार से रोमांटिक इन्फैचुएशन होता है, रोमांटिक इन्फैचुएशन, इसका मतलब है प्रेमा शक्ति, प्रेम का आकर्षण, बहुत ज्यादा प्रेम हो किसी से तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिमरेंस। लिख लेना, रोमांटिक इन्फैचुएशन। अगला है अ पर्सन लेकिंग करेज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जिसमें साहस की कमी हो, कायर हो, उसको बोलते हैं प्यूसिलैनिमस। जिस व्यक्ति में साहस की कमी होती है उसको बोलते हैं प्यूसिलैनिमस। साइकोफेंटिक जो शब्द है इसका मतलब होता है चापलूस, तो फ्लैटरर बोलते हैं इसको, चापलूस। साइनोशोर जो शब्द है इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। साइनोशोर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। और एफिमेरल जो शब्द है, इफिमेरल का मतलब होता है ट्रांजिएंट, या इसको कहेंगे मोमेंट्री, क्षणिक कह सकते हैं, क्षणिक, पल भर के लिए। तो जिसमें विश्वास का मतलब करेज की कमी हो उसको प्यूसिलैनिमस बोलेंगे। ईडियम्स पूछे आपसे, बिटवीन सीला एंड कैरिबडिस, इसका प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं, सीला एंड कैरिबडिस। सीला नाम का तो राक्षस, और कैरिबडिस जो है वो भंवरजाल, बवंडर जो आता है ना, क्या बोलते हैं, भंवर को बोलते हैं, वर्लपूल को बोलते हैं। कभी पानी के अंदर यूं लहरें, शक्तिमान तुमने देखा हो, शक्तिमान जैसे घूमता था वैसे पानी अगर घूमने लग जाए उसको बोलते हैं कैरिबडिस। और सीला होता है राक्षस का नाम है। तो एक तरफ राक्षस है, एक तरफ ये भंवरजाल है, मरना इधर भी है, मरना इधर भी है, तो दो मुसीबतों के बीच, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, वैसा सा कोई सिस्टम है ये। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा बिटवीन टू इक्वली डेंजरस सिचुएशंस, दो बराबर की खतरनाक स्थितियों के बीच। फिर टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टिल्ट का मतलब होता है झुकना। विंड मिल्स जो होता है ना, एक तो पवन चक्कियों को बोलते हैं विंड मिल्स, एक विंड मिल्स का मतलब होता है इमेजिनरी एनिमीज, काल्पनिक दुश्मनों को भी हम विंड मिल ही बोलते हैं। आप गूगल करोगे तो पता लगेगा, विंड मिल का मतलब पवन चक्की भी होता है और विंड मिल का मतलब इमेजिनरी एनिमी भी होता है। तो काल्पनिक शत्रु की बात है ये। तो काल्पनिक शत्रुओं से लड़ना मतलब झुकाव आपका किस तरफ है, फिलहाल आप एनर्जी कहां लगा रहे हो, काल्पनिक शत्रुओं, शत्रु है तो लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज। पैराजंबल्स, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा आपको। पैराजंबल में देखो सीधी सी बात तो ये है कि ए से तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे कि यहां पे रिजल्ट बता रहे हैं, परिणाम स्वरूप भी करना तो इन चार ऑप्शन से ही है। पहली बात तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आएगा तो इन चार ऑप्शन से नंबर। फिर तीसरा दूसरा, इन दोनों में से देखें तो कंपनीज इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन ऑटोमेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, कि कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं किस पर, ऑटोमेशन पर। ऑटोमेशन का मतलब हो गया क्या बोल सकते हैं, स्वचालन जिसको बोलते हैं, अपने आप से मशीनें चलें उस पर, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ताकि उनका उत्पादन क्षमता बढ़ सके। कंपनीज बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं ऐसी मशीनों पर जो अपने आप से चलती हों, जहां पे वर्क पावर की मतलब वर्क फोर्स की आवश्यकता नहीं हो, लोग चलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, किस लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। ये तो 3 नंबर बोल रहा है। और 2 नंबर कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न वर्क प्लेसेस रैपिडली,
कि तकनीकी जो उन्नति है, तकनीकी जो प्रगति है, उसने आधुनिक जो काम करने की जगह है उसको बदल कर रख दिया है, तेज गति से बदला है। तो आप सोच के देखो, ये भी एक वर्क प्लेस ही है, कंपनीज भी। तो वर्क प्लेस की बात पहले अपन ने यहां की है, तो इसका मतलब 2 नंबर से स्टार्ट करोगे, 3 से नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन भी गया। तो हमने स्टार्ट किया 2 नंबर से कि तकनीकी प्रगति जो हुई है, जो तकनीक में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, उसने आधुनिक काम करने की जगहों को बहुत ज़्यादा रैपिडली ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है। अब इस वर्क प्लेस का जो एग्जाम्पल है वो हालांकि 3 नंबर में दे रखा है आपको, और 4 नंबर में दे रखा है हाउ एवर एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑफन नेग्लेक्टेड। बदल दिया है फिर भी, अब इसका देखो इसका असर, ये बदल तो दिया लेकिन फिर भी पर्याप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनको आज भी नेग्लेक्ट किया जाता है, आज भी उनकी उपेक्षा की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए नहीं जाते हैं। 4 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि कंपनीज इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन ऑटोमेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा निर्भर है इन मशीनों पर। अब मशीन निर्भरता है तो इफेक्ट कौन किस पर पड़ा? अफेक्ट हुआ यहाँ पे ये वर्कर्स। इसके कारण ही चूंकि ऑटोमेशन पर निर्भर है, इस कारण से बहुत सारे वर्कर्स जो है ना, उन्होंने स्ट्रगल किया है चेंजिंग डिमांड्स के प्रति अनुकूलन के लिए। मतलब एक एक चीज बारीकी से देखोगे तो समझ में आएगा क्या कहानी है। आपको ये तो एग्री हो गए आपकी 2 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये वाली जो बात है ना कि कंपनी जो है बहुत अधिक निर्भर है इस चीज पर, इसका असर इस पर है कि परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? इसी के परिणाम स्वरूप है भाई। और तो आप ये करोगे तब भी देखो 2 3 4 1, तो इस 4 का परिणाम तो ये नहीं है। या फिर यूं कहें कि हाउ एवर एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑफन नेग्लेक्टेड एज ए रिजल्ट मैनी वर्कर्स, तो फिर ये भी आ सकता है ना। 1 मिनट, 2 3 4 1। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ट्रांसफॉर्म मॉडर्न वर्क प्लेसेज रैपिडली, कंपनीज इंक्रीजिंग रिलाई ऑन ऑटोमेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हाउ एवर एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑफन नेग्लेक्टेड एज ए रिजल्ट मैनी वर्कर्स स्ट्रगल टू अडेप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स। ठीक है, ये करो भाई आंसर। इसका आंसर चेंज कर लेना, 2 3 4 1 करना, क्योंकि ये वाली जो बात है यहां से शुरू किया, वर्क प्लेस की बात यहां पे आई, और फिर कह रहा है कि फिर भी ये सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाए जा रहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम की उपेक्षा की जाती है, और इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, 2 3 4 1 आएगा। नंबर 16, क्लोज टेस्ट। एक ऐसा पेपर जिसमें क्लोज टेस्ट भी है, पैसेज भी है, पैरा जंबल भी है। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल पैटर्न लग रहा है चेंज हुआ है, या फिर कहें कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है उस सिलेबस में भी क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा पूछेगा। मॉडर्न सोसाइटीज ऑफन सेलिब्रेट इनोवेशन एंड एज अनक्वेश्चनेबल वर्च्यू। आधुनिक समाज जो हैं वो अक्सर महिमा मंडन करते हैं नवीनीकरण का, किस रूप में कि ये निर्विवादित एक गुण है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, अनक्वेश्चनेबल का मतलब है जिस पर कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है। तो आधुनिक समाज अक्सर, सेलिब्रेट का मतलब वैसे तो होता मनाना, लेकिन यहां पे सेलिब्रेट का मतलब है प्रशंसा करना। ठीक है, तो आधुनिक समाज अक्सर प्रशंसा करते हैं इनोवेशन की निर्विवाद गुण के रूप में, कि इनोवेशन जो है वो निश्चित रूप से एक गुण है। यट इनोवेशन विदाउट एथिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पे चिंतन है, सोचना है। रिफ्लेक्शन का परछाई भी होता है, रिफ्लेक्शन का सोचना भी होता है। फिर भी जो इनोवेशन अगर आप कोई लेके आते हो, कुछ नया कुछ लेके आते हो, लेकिन बिना नैतिक चिंतन के ऐसा करते हो, तो इससे, इस इनोवेशन से क्या हो सकता है, वो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज होता है दुष्परिणाम, तो दुष्परिणामों को प्रोड्यूस कर सकता है दैट आर बोथ अनप्रिडिक्टेबल। ये वो दुष्परिणाम होंगे जो दोनों इसमें विशेषता होंगी, एक तो ये हानिकारक होगा और एक ये इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फ्रिक्वेंटली एडवांसेस फास्टर देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तकनीकी प्रगति अक्सर, तकनीकी प्रगति ये फ्रिक्वेंट हैपनिंग है कि तकनीकी प्रगति जो है वो आगे बढ़ती है तेज गति से, किसकी तुलना में? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तुलना में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है वो सिस्टम जो नियमों में बंधा है, तो वो सिस्टम जिसमें नियम लागू होते हैं उसकी तुलना में तकनीकी प्रगति कहीं तेज गति से होती है, और इस कारण से जो संस्थान हैं वो संघर्ष करते रह जाते हैं। अब संघर्ष कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात जो संघर्ष के लिए फिट बैठती है वो लगाना है। क्या करने में? इमर्जिंग चैलेंजेस, उभरते हुए जो चुनौतियां हैं, इस कारण से चुनौतियां पैदा होती हैं, और इन चैलेंजेस को ऐसा करने में बहुत सारे संस्थान स्ट्रगल करते हैं। अब चैलेंजेस को सोच के देखो, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे?
विद चैलेंजेस, तो अब स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो मार्क्स लाने के, तो पॉजिटिविटी के लिए स्ट्रगल होता है, तो यहां पॉजिटिव कोई चीज आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं मिटिगेट, प्रोवोक, डिसरिगार्ड, कंसील। तो ये दो तो वैसे ही कट गए क्योंकि नेगेटिव है। प्रोवोक का तो उकसाना है, भड़काना है, तो ये तो आएगा नहीं। फिर डिसरिगार्ड का अपमान करना है या अनदेखी करना है, तो ये भी नहीं आएगा। कंसील का मतलब छिपाना होता है, हाइड करना होता है, और मिटिगेट का मतलब कम करना होता है। तो ये संघर्ष करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, अब छिपा दोगे क्या चुनौतियों को तुम, इसलिए आप कम करने का ऑप्शन जाएगा, मिटिगेट की तरफ आओगे। एक तो ये हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है वाइल सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट, हालांकि जो समर्थक हैं उनका तर्क ये होता है दैट रैपिड इनोवेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि तेज गति से जो इनोवेशन आता है, जो नवीनीकरण होता है, वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है, पुश करता है। क्रिटिक्स वार्न, आलोचक लोग चेतावनी देते हैं दैट सच प्रोग्रेस में, कि इस प्रकार की प्रोग्रेस, सोच के देखो आलोचक बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव बोलेंगे, कि आलोचक कह रहे हैं कि ऐसी प्रोग्रेस जो है वो समाज की असमानताओं को ऐसे कर सकती है, कैसे, बहुत ज्यादा या गैर अनुपातिक तरीके से प्रिविलेज्ड ग्रुप्स को बेनिफिट पहुंचाकर। प्रिविलेज्ड ग्रुप्स का मतलब होता है जिनको समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो समाज में जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है उनको गैर अनुपातिक या बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाकर वो सामाजिक इनइक्वालिटीज को, सामाजिक असमानताओं को ऐसा कर सकती है। तो सोच के देखो, असमानताएं बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी, क्योंकि ये नेगेटिव बात बता रहे हैं। बढ़ेंगी तो देखो एलिविएट नहीं आएगा आंसर, एलिविएट का मतलब है कम होना। फिर एग्जासर्बेट का मतलब बढ़ाना है, ये आंसर आ जाएगा। रिजोल्व का तो सॉल्यूशन निकाल दिया आपने, पॉजिटिव हो गया, और एलिमिनेट का हटाना है, तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा एग्जासर्बेट करना, ठीक है। अगली बात देखो, कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता परिणाम स्वरूप। ये याद रखना, ये कॉन्सिक्वेंटली आपको एग्जाम में, जहां तक मेरा आइडिया है, जैसे कि एसएससी बैंक वालों को फॉलो करता है, आईबीपीएस को फॉलो करता है, तो मुझे लगता है कि बैंक में एक प्रश्न आता है ऐसे कि कॉन्सिक्वेंटली दे दिया, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से इनको जोड़ने के लिए कौन सा उपयुक्त कंजंक्शन हो सकता है। हालांकि कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब है, लेकिन ये कनेक्ट तो कर ही रहा है सेंटेंस को, तो इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्या मतलब है इसका। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है परिणाम स्वरूप, तो इसके परिणाम स्वरूप या एज ए रिजल्ट पॉलिसी मेकर्स मस्ट अडॉप्ट एंड डैश अप्रोच। अब जब देखो नेगेटिव रिजल्ट भी हो गया, ये पॉजिटिव भी गिना रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो नीति निर्माता हैं उनको जरूर से जरूर अपनाना चाहिए ऐसी अप्रोच। बताओ कैसी अप्रोच, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर कह रहा है अपनानी चाहिए, तो चाहिए जहां बोलते हो वहां तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कैसी अप्रोच अपनानी चाहिए? देखो, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद, मनमाने ढंग से, विलिंग मतलब अपने तरीके से, रैंडम तरीके से। इंपल्सिव का मतलब होता है आवेगी, कि आपके मन में कुछ जम गया और वही आपने कर दिया बिना सोचे समझे। इक्विटेबल का मतलब होता है समान, और रिजिड का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट या स्टर्न। रिपीट कर रहा हूं, ये कठोर है, ये आवेगी है, थॉटलेस है, अनप्लैन्ड है, और ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब रैंडम तरीके से, बिना सोचे समझे, अपने मनमाने ढंग से, यूं मान लीजिए। तो इक्विटेबल आ जाएगा आंसर, समान। तो ये कह रहा है पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको अपनानी चाहिए कैसी अप्रोच? इक्विटेबल अप्रोच। और वो अप्रोच क्या करेगी? वो बैलेंस करती है इनोवेशन को अकाउंटेबिलिटी के साथ, कि इनोवेशन भी लेकर आओ लेकिन जवाबदेही भी तय करो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। दिस रिक्वायर्स नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब इस चीज के लिए आपको ना केवल तकनीकी दक्षता की जरूरत है, बट ऑल्सो मॉरल इमेजिनेशन। लेकिन आपको इसके अलावा नैतिक रूप से कल्पना की जरूरत भी है। वो नैतिक कल्पना जो सक्षम हो, कैपेबल हो, किस चीज में? लॉन्ग टर्म सोसाइटल इफेक्ट्स को लाने में, लंबे अवधि के सामाजिक प्रभाव डालने में, ये मतलब है। तो इस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी ना केवल टेक्निकल एक्सपर्टीज की, बल्कि मॉरल इमेजिनेशन की, जो सक्षम हो ऐसा करने में। तो देखो कैसा करने में, ओ के बाद में इग्नोरिंग। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, जबकि ये तो ये कह रहा है कि इसके लिए जरूरत इन चीजों की है, आपको चाहिए पॉजिटिव बात, ये हो गया उपेक्षा करना। रेजिस्टिंग का मतलब प्रतिरोध करना है, कि ऐसी चीज जो कि लॉन्ग टर्म सोसाइटल इफेक्ट्स को रेजिस्ट करे। अच्छा, एंटीसिपेट का मतलब है कि पहले से ही भांप ले
कि कौन से समाज पे प्रभाव पड़ेंगे, और डिसमिसिंग का मतलब नकारना है। आपका आंसर आ जाएगा एंटिसिपेटिंग, कि आपको ना केवल टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है बल्कि आपको ऐसी नैतिक कल्पना शक्ति चाहिए, और कल्पना शक्ति चाहिए तो आप कल्पना कर सको कि भविष्य में कौन सा प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है। यही तो है, कल्पना शक्ति से ही तो निकला एंटिसिपेशन। और एक बोल रहा है अल्टीमेटली, अंततः सस्टेनेबल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन, सस्टेनेबल होता है टिकाऊ, लिख लेना नहीं पता हो तो, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ, ड्यूरेबल। अंततः जो टिकाऊ प्रगति है डिपेंड्स ऑन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो एक लगातार प्रक्रिया पर आधारित है। और लगातार प्रक्रिया किसकी है? इवैल्यूएशन रेदर देन ब्लाइंड डैश ऑफ नोवेल्टी, उस प्रक्रिया है इवैल्यूएशन की, परीक्षण की। इवैल्यूएशन होता है जांचना, किसकी बजाय? अंधे होकर इनोवेशन को ऐसे करने की बजाय, नोवेल्टी का मतलब इनोवेशन, कि आप ब्लाइंड तरीके से बिना सोचे विचारे आंखें बंद करके नवीनीकरण को ऐसा कर रहे हो, इसकी बजाय आपको लगातार चीजों को इवेल्युएट करता रहना चाहिए। तो शुरू से ही बताया कि नोवेल्टी का तुम क्या कर रहे हो? महिमा मंडन कर रहे हो। महिमा मंडन को सेलिब्रेट शब्द का यूज किया था, वैसे यहां पे आ जाएगा ग्लोरिफिकेशन। बाकी तो सारे नेगेटिव ही हैं। ये तो हो गया रिजेक्ट करना, ये हो गया आलोचना, ये हो गया त्यागना, अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का मतलब अबेंडन से बना है, त्यागना। रिजेक्शन का नकारना, क्रिटिसिज्म का आलोचना। बात रही पैसेज की, तो पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ के तो मुझे लगता नहीं कि तुम सीधे इसको कर लोगे। मैं हालांकि ये बताता था पहले कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर करो, लेकिन ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि आप सीधा क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपसे पूछा मैन आइडिया क्या है, आपसे पूछा इन्फेरेंस क्या है, आपसे पूछ लिया टोन क्या है, अब एक वर्ड पूछा इको चैम्बर क्या है, तो उसको जरूर खोज सकते हो। और एक पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है पैसेज के साथ फिट बैठता है, अलाइन करता है, तो इसका मतलब पूरा पैसेज पढ़कर ही तुम इन क्वेश्चंस पर आओ। क्वेश्चन पढ़ के पैसेज वाला प्रोसेस यहां पे अप्लाई मत करो। देखो अच्छा, पैसेज ऐसे पढ़ना है कि जैसे बस समझ में आ गया, बाकी एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, इतना समय भी नहीं मिलेगा आपको। तो पूरा निकालने के बजाय ऊपर बातें पकड़ लो। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, डिजिटल कम्युनिकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन। जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल संचार है, उसने बदल दिया है उन तरीकों को जिन तरीकों से लोग आपस में बातचीत करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस, ये होता है अभूतपूर्व। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, आज के दिन हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, उसके प्रति अपना एक्सेस अभूतपूर्व है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं था। एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है नजरिया, और जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो डेवलप करता है। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, तो वो पॉजिटिव बात हो गई, और यहां पे नेगेटिव है। तो ये कह रहा है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत तेज गति से गलत सूचनाओं को, भ्रामक सूचनाओं को भी फैलाते हैं। एल्गोरिदम्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट ऑफन प्रायोरिटाइज इमोशनली चार्ज कंटेंट ओवर फैक्चुअल एक्यूरेसी। एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा सेट किया हुआ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि आपको इंगेज रखने के लिए, कि आप ध्यान लगाए रखें, आप काफी घंटे उस प्लेटफॉर्म पे बिताएं। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग? ये इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट, ऐसा कंटेंट डालते हैं जो आपको भावनात्मक अपील करता है, किसकी बजाय? फैक्चुअल एक्यूरेसी की बजाय। आपको तथ्यात्मक जानकारी कम मिलती है, इमोशनली अधिक अटैच रहते हो। आजकल तो रोना धोना खूब चल रहा है, इस तरह के इमोशनल अपील लेके आते हैं। कोई भी चीज चल रही है, रील देख लीजिए, कि आप देखे चले जाते हो। अगर वहां पे केवल फैक्चुअल बातें होती, काम की बातें होती, नॉलेज की होती, इतना समय तक हम उसमें नहीं एंगेज रह सकते। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम यह होता है कि यूजर्स में बिकम ट्रैप्ड विद इन आइडियोलॉजिकल इको चैम्बर्स दैट रीइंफोर्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। अब सारे दिन वही वो देखते रहोगे, तो इसका परिणाम यह है कि जो भी यूज करने वाला है सोशल मीडिया को, वो हो सकता है कि फंस जाए इस जाल में, विचारधारा के वैचारिक एको चैम्बर्स में फंस जाए। एको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, और चैम्बर का मतलब कोई कमरा मान लीजिए। तो एक ऐसा कमरा जिसमें जो आप बोल रहे हो वही आवाज रिपीट होके आ रही है, गूंज रहा है कमरा। कुएं में, जैसे कुआं है, अब कुएं में अगर आप कोई बोलोगे वही बात रिपीट होके आपके पास आएगी कि दोबारा बोलिए किसी ने, तो वैसा। इसका मतलब तुम जो सर्च करते हो वही तुम्हें दिखाता है, ये जो तुम चाहते हो वही कंटेंट परोसता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है जैसे 1 है, मूलांक 1 है मेरा, और मैंने किसी दिन ऐसे ही एक रील देख ली जिसके अंदर मूलांक 1 की विशेषताओं के बारे में बताया इंस्टाग्राम पे, तो अभी फ्रीक्वेंटली मेरे पास मूलांक 1 की विशेषताएं आनी शुरू हो जाएंगी।
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी का 1 है, डिजिट 1 है, तो उसमें बार बार में वही इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, तो ये एको चैम्बर है। तो इसमें फंस जाता है व्यक्ति। इसके बाद में कह रहा है कि पहले से जो उसके विश्वास है ना वो और दृढ़ हो जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी पार्टी के विरोध में हो, आप एंटी बीजेपी हो, आप कॉकरोच पार्टी के समर्थक हो, कॉकरोच जनता पार्टी, तो आपको कॉकरोच जनता पार्टी खूबियां दिखाएगा। आप कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में हो तो आपका विरोध दिखाने लग जाएगा। इसका मतलब आप पहले से जो सोच रहे हो उसी विश्वास को और दृढ़ करता है। ये काम करता है एको चैम्बर। ऑल्दो टेक्नोलॉजी हैज डेमोक्रेटाइज्ड कम्युनिकेशन, हालांकि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज किया है। डेमोक्रेटाइज का मतलब वैसे तो लोकतांत्रिकरण हो गया, लोकतांत्रिकरण का मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया है, हर जगह फैला दिया है। इट हैज सिमल्टेनियसली कॉम्प्लिकेटेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड मैनिपुलेशन, लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक काम यह भी किया है, यह होता है साथ साथ, और यह स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है इसका। सिमल्टेनियस की स्पेलिंग परीक्षा में आई हुई है प्रीवियस ईयर्स में, दोबारा पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। SIMULTANEOUS, सिमल्टेनियस मतलब साथ साथ। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब है जटिल बना देना। डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड मैनिपुलेशन का मतलब है सच, और मैनिपुलेट करने का मतलब है कोई अपने फायदे के लिए किसी चीज को डिस्टोर्ट करके प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो ये कह रहा है कि यद्यपि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को फैला तो दिया हर जगह कि आज टेक्नोलॉजी के कारण ही हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज ने जो अंतर है सच और मैनिपुलेशन के बीच का, उसको भी इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बड़ा मुश्किल है कि हम ये जान पाएं कि सच है कि नहीं है। ऐसी ऐसी रील्स देख पाओगे जिससे आपको विश्वास, कई लोग तो विश्वास करके बैठ जाते हैं कि ऐसा ही हुआ है। अभी हाल फिलहाल एक रील चल रही है जिसमें इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, वो चिल्लाती हुई लग रही है और डोनाल्ड ट्रंप उसको देख रहा है, और लोग विश्वास नीचे कमेंट कर रहे हैं। कुछ समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि AI जनरेटेड कंटेंट है, और कुछ कह रहे हैं कि तेरा अंजाम बुरा होगा, ट्रंप को जानती नहीं है। इसका मतलब पता ही नहीं लगता अपने को सच क्या है झूठ क्या है। फिर कह रहा है द चैलेंज देयरफॉर लाइज नॉट इन रिजेक्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑल टुगेदर। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को छोड़ ही दें ऑल टुगेदर, एक साथ में कंप्लीटली। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, ये एडवर्ब होता है। आपसे पूछ लेंगे ऑल टुगेदर अंडरलाइन करके ये क्या चीज है, एडवर्ब है। और मैं जो बताता हूं वो थोड़ा विशेष है, अगर ये पूछ लेंगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना उसके हिसाब से तुम निकाल भी नहीं पाओगे कि एडवर्ब है क्या। बट इन कल्टीवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बल्कि किस में निहित है कि आप ऐसी थिंकिंग विकसित करो जो क्रिटिकल हो। क्रिटिकल का मतलब है कि आप थोड़े से उसके नेगेटिव पहलू को भी जानो, आप एक निष्पक्ष होकर दोनों चीज देखो, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड मीडिया लिटरेसी अमंग यूजर्स, और जो यूजर्स हैं उनमें मीडिया लिटरेसी को फैलाओ, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये कि छोड़ ही दें यूज करना। अब क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो वैसे ही कटते नजर आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है मैन आइडिया क्या है, तो मैन आइडिया कह रहा है पहला, सोशल मीडिया शुड बी बैंड। ये तो लास्ट में मना कर दिया इसने कि छोड़ना इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसको बैन कर देना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं करी इसने। टेक्नोलॉजी ओनली स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी केवल भ्रामक सूचना फैलाती है, ऐसा भी नहीं है, इसने पॉजिटिव भी बताया है ना, केवल ये है ऐसा नहीं है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्रिएट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क, डिजिटल दोनों पहलू हैं इसके, ये अवसर भी है और इसमें खतरे भी हैं, ये आएगा। इन्फेरेंस क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है इमोशनल कंटेंट अट्रैक्ट्स ग्रेटर एंगेजमेंट ऑनलाइन। ये दे रखा था कि इमोशनल तरीके से आपको अपील करने वाला कंटेंट डालते हैं, फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं डालते हैं। आपका आंसर ये आएगा। आगे पढ़ोगे तो ये कह रहा है यूजर्स ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन केयरफुली, कि जो यूजर्स हैं वो हमेशा ही इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। ऐसा है क्या? करना चाहिए वो एक अलग बात है, करते हैं क्या ऐसा? ऐसा तो नहीं है। अगर करते तो क्यों फंस जाते, इस जाल में ट्रैप क्यों होते? तो ये आंसर नहीं आएगा। मीडिया लिटरेसी अनावश्यक है, जबकि लास्ट में कह रखा है आवश्यक है। एको चैम्बर्स जो हैं वो प्रेरित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं डाइवर्स थिंकिंग। कैसे कर सकते हैं? उसमें तो वही सुनेगा, वही आवाज आएगी जो तुम बोल रहे हो, तो ये गलत हो गया। टोन क्या है? टोन देखो, ह्यूमरस टोन का मतलब हास्यास्पद है क्या? क्या ऐसा है कि इसमें कोई हास्य की बात हमने कर रखी है? ये नहीं है। क्या भावनात्मक है क्या? कोई आपकी फीलिंग को अटैच करने वाली है क्या? कोई ब्राइट बात कर रखी है क्या इसने, मतलब पॉजिटिव बात कर रखी है क्या? नहीं। इसने तो सोशल मीडिया की आलोचना भी करी है, पॉजिटिव भी बताए हैं, पूरा एनालिसिस बताया है, इसलिए आपका आंसर है क्रिटिकल एनालिटिकल। ठीक है। अगला है एको चैम्बर्स का मतलब क्या है? क्या ओपन डिस्कशन को बोलते हैं क्या? चैम्बर का मतलब कमरा है, तो ओपन कैसे हुआ? न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है क्या कि कुछ नहीं है, न्यूट्रल ही है? न्यूट्रल नहीं है,
एनवायरमेंट्स ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसा माहौल है जो सिमिलर बिलीफ्स को मजबूत करता है, जो पहले से आपके विश्वास है उनको मजबूती देता है, उसको बोलते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट अलाइंस विद द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फिट बैठेगा, अलाइन करेगा? तो ये कह रहा है टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। ऐसा बताया क्या इसमें? एजुकेशन की बात कहीं नहीं करी अपन ने कि टेक्नोलॉजी जो है वो पारंपरिक शिक्षा को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज इसेंशियल, लास्ट में दे रखा है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, ये आंसर आ जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं दे रखा है इसमें। इमोशनल कंटेंट हमेशा ही गलत होता है, ऐसा भी नहीं दे रखा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ये सोल्यूशन था आपका पेपर का।